नमस्ते, मेरा नाम रोहित है और आप एयर नाउ देख रहे हैं। आज बिहार की बात करेंगे हम। बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जो देश की राजनीति और देश के राजनेताओं के लिए बड़ा दिलचस्पी का विषय रहा है। बिहार के इतिहास पर तमाम ऐसी कौम है जो बहुत गर्व करती है, लेकिन बिहार के वर्तमान पर कम लोग बात करते हैं। चाहे वो बिहार के ऐसे राजनेता हों जिनके हिस्से तमाम जिम्मेदारियां आई हों, तमाम नीतियां बनाने की उनकी जिम्मेदारी हो। हमारे साथ बिहार के वर्तमान पर, बिहार में अभी क्या चल रहा है, बिहार में क्या होना चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पत्रकार और लेखक पुष्यमित्र जी। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने रुकतापुर जैसी किताबें लिखी हैं बिहार पे। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से लेख बिहार के ऊपर लिखे हैं, क्योंकि अगर आप बिहार को जानते हैं तो आप पुष्यमित्र जी को भी जानते होंगे। स्वागत है सर। आप हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल सर, वहाँ से शुरू करते हैं। हाल ही में नितिन नवीन की खाली की हुई सीट बांकीपुर, जो पटना में ही आती है, वहाँ पर चुनाव हुए और वहाँ पर एक ऐसा शख्स जीता जिसका नाम प्रशांत किशोर है। उसके परिचय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन पूरा देश शायद प्रशांत किशोर को जानता है। प्रशांत किशोर की इस जीत के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, यहीं से शुरू करेंगे। कितना आसान या कितना मुश्किल था उनके लिए सीट जीतना, वो भी तब जब बीजेपी ने अपना एक प्रत्याशी बदल दिया। पहली बात तो उनकी जो जीत हुई है ये जी। प्रशांत किशोर के लिए ये है कि पिछले 3-4 साल से जो वो बिहार में अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए सक्रिय थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो बिहार की राजनीतिक जमीन पर के धरातल पर आ गए हैं। अभी तक मेरा अपना आकलन था कि वो जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने मेहनत बहुत की, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगभग उन्होंने 3/4 बिहार पैदल नाप लिया है और एक एक गांव, ऐसा नहीं है कि चक्कर लगाया। वो एक एक पंचायत जाते थे, वहां लोगों से मिलते थे और रोज मैंने देखा है कि वो 10 से 11 किलोमीटर पैदल तो जरूर चलते थे। वो सामान्य बात नहीं है, मेहनत उन्होंने खूब की थी और यहाँ के मुद्दों को समझा, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन पदयात्रा के बाद पार्टी बनाना और पार्टी बनाने के बाद राजनीति में चुनाव में उतरना, पिछले चुनाव तक का जो उनका सफर रहा, उसमें कई सारी दिक्कतें रही। और उसको मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो वो बिहार की राजनीति की जमीन को पकड़ नहीं पाए थे। पहली बार उन्होंने पकड़ा है। क्यों पकड़ नहीं पाए थे? क्योंकि वो सारे मुद्दे की बात करते थे, लेकिन जब भी किसी गांव में जाते थे तो उनकी पीले कलर वाली एक गाड़ी होती थी जिसमें धनसुरा झंडा ये सब लगा रहता था। और बहुत सारी गाड़ियां जाती थी, वो पैदल जाते थे, उनके साथ साथ गाड़ियां जाती थी, जर्मन हैंगर होता था, उनके प्रोफेशनल्स की टीम होती थी। तो आप गांव में जब भी कोई बात कहते थे तो उसका एक अलग असर होता था। लेकिन आपके साथ जो एक विजुअल इम्पैक्ट था, तो वो बताता था कि आप बहुत अमीर पार्टी है। तो धीरे धीरे इस बार उन्होंने उस चीज से छुटकारा पाया, प्रोफेशनल्स को पीछे किया, राजनेताओं को आगे किया। जमीन पर जाके उनके लोगों ने संघर्ष वाहिनी बना के मेहनत की, तब उन्होंने एक जीत हासिल की। तो प्रशांत किशोर के लिहाज से ये बड़ा, जनसुराज के लिहाज से बड़ा बदलाव है। बहरहाल सर, हमने भी नहीं सोचा था कि प्रशांत किशोर के परिचय में ये लिखा जाएगा कि वो विधायक प्रशांत किशोर हैं और बांकीपुर चुनाव वो जीत जाएंगे। आ, लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता था, बट वो हो नहीं पाया। आ, बिहार में मुख्यमंत्री बदल गया है और वैसा मुख्यमंत्री जिसकी लोगों को आदत पड़ गई थी, खासकर हम लोगों को, हम जैसे लोगों को, कि जिन्होंने जब से पत्रकारिता शुरू की, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री थे। अ, अभी भी कभी कभी अगर ये बोलें कि अनकॉन्शियस माइंड में जब कोई पूछता है या फिर ऐसे पूछता है बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार ही निकल जाता है। लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है। सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं, बहुत वोकल रहते हैं। इसके पहले भी, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी बहुत वोकल थे। अब मैं समझना चाहता हूं सर कि क्या बदला है बिहार में मुख्यमंत्री के बदल जाने से। जो नीतीश कुमार के समय में था वो अब नहीं है, या फिर बीजेपी जिसका दावा करती है क्या अच्छा हुआ है, या फिर विपक्ष जो कहता है
कि सम्राट चौधरी के आने से ये चीज़ें हुई हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए। बदला तो बहुत कुछ है, निश्चित तौर जी। पर बदलने की कोशिश भी की जा रही है। अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि नीतीश कुमार के पूरे सिस्टम को बदल दें, तो धीरे धीरे बदल रहे हैं। बदला बहुत कुछ है। नीतीश कुमार का ना होना जो है, अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार के होने का क्या मतलब था। धीरे धीरे आने वाले समय में लोगों को और समझ में आएगा। जैसे कि नीतीश कुमार के होने से ये होता था कि बिहार में कोई क्राइसिस होता था, कोई घटना होती थी, कोई दुर्घटना होती थी, जितनी तेजी से उस घटना की खबर फैलती थी, सवाल उठते थे, उतनी तेजी से वो मीटिंग करके उसको डिसॉल्व करते थे। लेकिन जब से सम्राट चौधरी सत्ता में आए हैं, जो क्राइसिस हो रहा है, क्राइसिस को सॉल्व नहीं किया जा पा रहा है। कोई जैसे मान लीजिए कि भोजपुर में इनकाउंटर हुआ, वो आज तक वो मामला चल रहा है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। वो जब नीतीश कुमार थे तो 3-4 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन निकल जाता था, कार्रवाई हो जाती थी, डिसीजन हो जाता था, उसमें इतना लंबा वक्त नहीं लगता था। तो क्राइम को लेके जो पूरा तरीका है वो बदल गया है। सम्राट चौधरी मतलब अंदर से चाहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ वाली छवि के साथ बिहार के लोगों के सामने आए और इनकाउंटर बुलडोजर वगैरह की जो पॉलिसी है उसके साथ आए। लेकिन वो कर नहीं पा रहे, ना इधर कर पा रहे हैं ना वो उधर कर पा रहे हैं। अपराध पर भी नियंत्रण की बात है। दूसरी बात है, और भी जो दूसरी पॉलिसीज है उसको लेके भी जो नीतीश कुमार की कमी है वो दिखती है। एक तो ये, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट थे, पहले भी होते थे, अब भी होते हैं। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन बढ़ गया है। टेंडर में जो ये क्या कहते हैं, एस्टिमेट का जो मार्जिन होता है वो बढ़ गया है। ये कहीं न कहीं किसी न किसी घोटाले की तरफ इशारा करता है। तीसरी बात है कि अचानक हम लोगों ने देखा कि अडानी का इंटरफेरेंस बिहार में बढ़ने लगा। अडानी ने कंपनी यहाँ पीरपैंती में पावर प्लांट लगाने का काम शुरू किया। फिर यहाँ एक आंखों का अस्पताल था, उसको उसके साथ कोलैबोरेट किया, और भी कई प्रोजेक्ट में वो सामने आ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे कि शमशान घाट तक के यहाँ प्राइवेट हुआ बिहार में सम्राट चौधरी के आने के बाद। तो ये सारे बदलाव। सर, इसमें एक चीज़ और है। अ, चूँकि मैंने इस पे स्टोरी भी की थी और मैं गोरखपुर का हूँ, तो मेरे लिए आसान भी था स्टोरी करना। शराबबंदी को बीजेपी ने, जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने खुद ने बहुत अच्छे से प्रचारित किया। लेकिन सर, एक नशे की दूसरी तस्वीर निकल के आई कि सूखा नशा बिहार में बहुत मतलब बड़े तौर पर हावी हुआ। जब हाई स्कूल का बच्चा 11th में, मतलब कक्षा 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा जो है नशे का शिकार हो गया, और अच्छे अच्छे स्कूल में मैंने सिवान के बच्चों को, छपरा के बच्चों को, गोरखपुर के किसी नशा मुक्ति केंद्र में उनके माँ बाप भर्ती कराने आए हैं, और मैंने उन लोगों से बातचीत भी की। तो मतलब ऐसा हुआ कि स्कूल के कैंपस के अंदर या स्कूल के कैंपस के बाहर से उनको नशा मिल रहा है, जिसको वो लोग स्मैक के रूप में संबोधित करते हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि मतलब शराबबंदी ने ये किया, या शराबबंदी की वजह से ये हुआ कि लोग लोग जो है सूखे के नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर इसकी क्या वजह, आप मतलब ज़मीन पर चूंकि आप हैं तो आप बता सकेंगे बेहतर। देखिए, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है कि शराबबंदी के कारण सूखा नशा बढ़ा है। इसको लेके बकायदा मैंने जब स्टोरी की तो कई नशा मुक्ति केंद्रों से मैंने बातचीत की, वहाँ के लोगों से जो वहाँ ठीक होने के लिए आए थे उनसे बात की। तो ये बताया लोगों ने, वह नशा मुक्ति केंद्र के संचालक लोगों ने बताया कि कैसे पहले जब शराब बिकती थी तब इस तरह के नशा के आदि लोग कम आते थे। अब अचानक बढ़ गया है। शराबबंदी जब हुआ तो पहले शराब के नशे को छुड़वाने के लिए लोग आना शुरू हुए। लेकिन 2017-18 के बाद से जो है, जो सूखा नशा जिसको कहते हैं, चाहे उसमें स्मैक हो, चाहे हेरोइन हो, चाहे जो सुलेसन वगैरह जो छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्टेबल हो, या फिर जो दवा की दुकानों पर कोडोन युक्त कफ सिरप मिलता है वो हो, ये जी। तो नशा मुक्ति केंद्र वाले का था। इसके अलावा जो यहाँ रिकवरी हो रही है, पुलिस जो बरामद कर रही है, उस बरामदगी के आंकड़े जो बताते हैं वो भी 1000 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। ये बताता है कि कितना असर है, कि 2016 में कितना बरामद होता था और 2026 में 10 साल में कितना बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ गया। और उसमें इंजेक्टेबल्स बहुत बड़े हैं। ये एक्सट्रीम फेज है कि कोई भी ये सूखा नशा होता है तो
आप अगर इंजेक्टेबल नशा ले रहे हैं, वहां में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो वो एक्सट्रीम है, क्योंकि हाँ, शुरुआत HIV उसकी होती वगैरह का गांजे। खतरा भी है। नहीं मतलब वो स्टेज है किसी भी ड्रगिस्ट के लिए। वो जी। गांजे से शुरुआत करेगा और सिगरेट में स्मैक डाल के शुरुआत करेगा। पहले वो पीने वाला इस तरह का नशा करेगा। हम्म। फिर वो, अगर वो भी किक नहीं दे रहा है, तब वो सीधे इंजेक्ट करता है क्योंकि उसको किक चाहिए। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो है इंजेक्टेबल। तो इंजेक्टेबल, अगर इंजेक्शन वाले नशे की इतनी मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब है कितना ज्यादा असर है उसका। और उसको लेके बहुत सारी बातें हैं। मैंने कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस प्रोसेस में हुआ, उसके कारण युवा मर रहे हैं। मुझे एक लड़का मिला पटना में, उसने बताया कि उसने अपने सामने में अपने दोस्तों को दम तोड़ते हुए देखा है, नशे के वजह से। तो वो बहुत बड़ा खतरा है। सर एक चीज़ और आखिरी सवाल समझें इसको, कि आपने एक लंबे अरसे से मतलब पत्रकारिता की है, और अपने राजनीति को बदलते, राजनीति को बिगड़ते, राजनीति को गिरते, और फिर हो सकता है बनते भी देखा हो। मैं अभी इस वक्त रांची में हूँ, यहाँ मैं प्रदर्शन देख रहा हूँ। कल हेमंत सोरेन ने जो है इस बात का ऐलान भी किया कि छात्रों की जो मांग थी वो पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री हैं झारखंड के हेमंत सोरेन। मैं बिहार के पर्सपेक्टिव से, या मैं ये कहूँ कि मैं पूरे देश के पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाहता हूँ कि जेपी आंदोलन से निकले नेता ख़त्म होते दिख रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा माना जा सकता है नीतीश कुमार के साथ, जो संवैधानिक पद पे अब नहीं है। लालू यादव जा चुके हैं स्वास्थ्य कारणों से, मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, और तमाम ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि जेपी आंदोलन से निकले नेता प्रदर्शन से निकले हुए नेता थे, आंदोलन से निकले हुए नेता थे। उनको पता था प्रदर्शनकारियों से बात करना, उनको ये पता था कि विरोध को किस तरह से एड्रेस करना है, जैसा हमने देखा भी एक तरीके से। आप मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका इस बारे में अनुभव क्या रहा है, और दूसरा ये कि इस दौर में जब आंदोलन और प्रदर्शनों से निकले नेता लगभग ख़त्म होने की कगार पे हैं, कितना मुश्किल है इस दौर में पत्रकारिता करना। देखिए, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जेपी आंदोलन से जो नेता निकले और वो सत्ता में आए तो उन्होंने छात्र आंदोलन को बढ़ावा ही दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि जेपी आंदोलन के नेता जब राजनीति में आ गए, तब उन्होंने जो पहला काम ये किया, छात्र संघ के चुनाव को हाँ। रोक दिया। और बिहार में लंबे अरसे तक छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, और हुए भी तो बहुत धीमे धीमे होने लगे। आप देखिए कि बिहार में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो सिलसिला शुरू हुआ है, पिछले 5-7 साल की ही बात है, उससे पहले नहीं होते थे इतने। जो एक दौर था बिहार में छात्र आंदोलन का, 1960-70 के आसपास बहुत ज्यादा छात्र आंदोलन होते थे। महामाया प्रसाद जैसे नेता जो थे, वो उसमें बहुत एक्टिव होते थे। तो उस समय जो सिलसिला था छात्र आंदोलन का, वो जेपी आंदोलन के बाद धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि लोग राजनीति में आने लगे, विधायक बने, नेता बने, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर वो कब हो गया? इधर परीक्षाओं को लेके, पेपर लीक को लेके, नौकरियों को लेके और दूसरे सवाल को लेके छात्र लगातार पटना में आंदोलन में आते हैं। और हम लोगों के लिए तो ये दिखता है हम लोगों को कि साल में कम से कम 10-15 मौके तो ऐसे जरूर आते हैं जब लाठीचार्ज, वाटर कैनन और टीयर गैस चलता है पटना में। तो ये सिलसिला पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा। और धरने पर तो लोग लगातार बैठते हैं, रैली निकालते हैं, ये सब हो रहा है, तो छात्र आंदोलन बढ़ा है। जहां तक पत्रकारिता की बात है, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के समय में पत्रकारिता बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के कंट्रोल करने का तरीका अलग था। यस। नीतीश कुमार अखबार मालिकों को और समाचार माध्यम के मालिकों को वो विज्ञापन से कंट्रोल करते थे। अब अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में पत्रकारिता को दूसरे तरीके से भी केस मुकदमे में फंसा के भी कंट्रोल किया जा सके। पत्रकारिता का स्वरूप भी बदला है। पहले टीवी चैनल होते थे और अखबार होते थे। अब क्या है कि अ, ये सब माध्यम बहुत पुराने पड़ गए हैं और ये सब सरकार द्वारा कंट्रोल्ड हो गए हैं। तो अब जो नए यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा बिहार में, तो उसके जरिए पत्रकारिता हो रही है। तो उसको कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी है कि आप उसको
नहीं गाइड कर सकते हैं। अगर एक को आप कहेंगे कि आप नहीं दिखाइए तो दूसरा दिखाएगा, दूसरा को नहीं दिखाइए तो कहेंगे तो तीसरा दिखाएगा। लेकिन दिक्कतें तो निश्चित तौर पर है। जी। सर इसमें एक सवाल और, चूँकि आप पत्रकार तो हैं, लेकिन आप लेखक भी हैं, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि मतलब किसी का कोट है, मुझे अंग्रेज़ी में नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि उसने लिखा था कि एक पत्रकार असफल लेखक होता है, लेकिन आप सफल लेखक भी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपने कुछ आगे प्लान किया है लिखने का, या क्या लिखना चाहते हैं, नई किताब के बारे में या फिर कुछ और? हाँ, कुछ कुछ दिमाग में चीजें चलती है, हालांकि अभी कुछ धरातल पर नहीं है। हम्म। लेकिन एक मन में ये है कि बिहार में हम्म। जो औद्योगिक विकास की रफ्तार बहुत धीमी रही आजादी के बाद से ही, क्यों रही और उसके ऐतिहासिक क्या मसले रहे, इसको लेके और अभी क्या स्थिति है उसको लेके लिखने का इरादा तो है। तो सर कुल मिला के ये थंबनेल दे सकते हैं हम कि जो है पुष्यमित्र जी ने बता दिया कि अगली किताब उनकी कौन सी आने वाली है। बहरहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और हम लोग पूर्व में अपने अतीत में एक संस्थान में काम कर चुके हैं, हालांकि तब ना हम लोग तब मिले थे जब हम लोग तब बात करते थे, ना अभी मिले हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और मैं आगे भी आपको परेशान करूँगा, और आगे भी ये जानने के लिए कि बिहार में क्या चल रहा है आपकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और मुझे लगता है जो भी बिहार के बारे में जानने के लिए सीरियसली इंटरेस्टेड होगा उसको पुष्यमित्र जी की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे पुष्यमित्र जी को। मेरा नाम रोहित है, ये एयरनाउ है। थैंक यू। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,